हेलो एवरीवन, डेली पीसीएस जीके के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। आपके ऑप्शंस थे ए बारदोली सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन या फिर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी। 8 अगस्त 2022 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 80 वर्ष पूरे किए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इस आंदोलन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। आंदोलन के प्रथम चरण में शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने दिए गए, जिसे जल्दी दबा दिया गया था। साथ ही गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया था। आंदोलन के दूसरे चरण में ध्यान ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित किया गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया। इसमें संचार प्रणाली को बाधित करना मुख्य उद्देश्य था। जबकि अंतिम चरण में अलग अलग इलाकों जैसे बलिया, तमलुक, सतारा आदि में राष्ट्रीय सरकारों या समानांतर सरकारों का गठन किया गया। भारतीय नौकरशाही, मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला ब्लू कार्बन क्या है? ए महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, बी वन जैव मात्रा या बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन या फिर डी वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। ब्लू कार्बन से तात्पर्य समुद्री जीवों, वनस्पति और तलछटों द्वारा धारण किए गए तटीय, जलीय और समुद्री कार्बन सिंक से है। मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास के तटीय पारिस्थितिक तंत्र कार्बन के बड़े भंडार हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र प्रति इकाई क्षेत्र में स्थलीय वनों की तुलना में अधिक कार्बन अनुक्रमित और संग्रहित करते हैं, जिसे अक्सर ब्लू कार्बन के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसलिए विकल्प ए सही आंसर है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए वनस्पति पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता उन्हें महत्वपूर्ण शुद्ध कार्बन सिंक बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया है? ए भारतीय वायुसेना, बी भारतीय थल सेना, सी भारतीय नौसेना या फिर डी गृह मंत्रालय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार वर्तमान में भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष में ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात है। ओमान की खाड़ी की बात करें तो यह अरब सागर के उत्तर पश्चिमी भाग, अरब प्रायद्वीप, ओमान के पूर्वी भाग और ईरान के बीच स्थित है। ये 560 किलोमीटर लंबी है और होर्मुज जल संधि के माध्यम से फारस की खाड़ी से जुड़ती है। फारस की खाड़ी हिंद महासागर का एक उथला सीमांत समुद्र है, जो अरब प्रायद्वीप और दक्षिण पश्चिमी ईरान के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में दुनिया के अनुमानित सिद्ध तेल भंडार का लगभग 2/3 और दुनिया के अनुमानित सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार का 1/3 हिस्सा है। चलिए रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसमान का रंग नीला होने का प्रमुख कारण क्या है? ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का अपवर्तन या फिर डी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित यानी बिखर जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रेले के नियमानुसार जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है, उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी तथा नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिससे आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार समुद्र तथा महासागरों के पानी का रंग भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित फिट फॉर 55 पैकेज किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य से या फिर आंतरिक सुरक्षा से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से। यूरोपीय संघ या संक्षिप्त में ईयू के देशों ने नई कारों से 2035 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने वाले सख्त जलवायु नियमों को वापस अपनाने के लिए एक समझौता किया था। यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देशों ने 2030 में ईयू के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 की तुलना में कम से कम 55% कम करने के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक पर समझौता किया है। इसे फिट फॉर 55 की संज्ञा दी गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका उद्देश्य पेट्रोल और डीजल वाहनों का चरणबद्ध रूप से उन्मूलन करना है। यूरोपीय संघ का ये पैकेज प्रस्तावित परिवर्तनों के माध्यम से एनडीसी और कार्बन तटस्थता लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये प्रस्तावित परिवर्तन अर्थव्यवस्था, समाज और उद्योग को प्रभावित करेंगे तथा वर्ष 2030 तक निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी एवं ग्रीन ट्रांजिशन सुनिश्चित करेंगे। ये पैकेज नुकसान से बचते हुए नियामक नीतियों और बाजार आधारित कार्बन मूल्य निर्धारण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। फिट फॉर 55 पैकेज यूरोप को इलेक्ट्रिक कार बैटरी, अपतटीय पवन उत्पादन या हाइड्रोजन पर चलने वाले विमान इंजन जैसी नई तकनीकों में सबसे आगे रख सकता है। चलिए रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, बी. नीति आयोग द्वारा, सी. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या फिर डी. वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। दरअसल हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक का स्कोर बढ़कर 56.4 हो गया है। इसके सभी उप सूचकांकों जैसे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक को आरबीआई द्वारा वर्ष 2021 में बिना किसी आधार वर्ष के विकसित किया गया था और प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। गौरतलब है कि वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास है। बैंक खाते तक पहुंच प्राप्त करना वित्तीय समावेशन की दिशा में पहला कदम है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ दो युग्म दिए गए हैं, बाईं ओर रामसर स्थल है और दाईं ओर उनसे संबंधित राज्य हैं। तो पहला ऑप्शन है ए. कूनथकुलम पक्षी अभ्यारण्य, केरल, बी. सतकोसिया गॉर्ज, ओडिशा, सी. सिरपुर वेटलैंड, मध्य प्रदेश, डी. नंदा झील, गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कूनथकुलम पक्षी अभ्यारण्य, केरल। हाल ही में भारत द्वारा 10 और आर्द्रभूमियों को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। कूनथकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। ये दक्षिण भारत में निवासी और प्रवासी जल पक्षियों के प्रजनन के लिए सबसे बड़ा रिजर्व है। ये मध्य एशियाई फ्लाईवे के हिस्से वाला एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। वहीं नंदा झील की बात करें तो ये गोवा राज्य में स्थित है और ये पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं तथा जैव विविधता मूल्यों हेतु गंभीर रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा राज्य में स्थित है। ये महानदी नदी के ऊपरी क्षेत्र में शानदार घाटी के साथ फैली हुई है। इसे वर्ष 1976 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। सतकोसिया भारत के दो जैव भौगोलिक क्षेत्रों दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। जबकि सिरपुर वेटलैंड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये ताज़ा जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण में मदद करने जैसी अत्यधिक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारियोपोल शहर, जिसका उल्लेख समाचारों में रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में किया जाता है, किसके तट पर स्थित है? ए. बाल्टिक सागर, बी. लाल सागर, सी. कैस्पियन सागर या फिर डी. अज़ोव सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के अज़ोव रेजिमेंट को देश में प्रतिबंधित आतंकवादी समूह घोषित किया है। अज़ोव रेजिमेंट ने दक्षिण यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूस के साथ हुई लड़ाई में यूक्रेन की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारियोपोल दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में प्रियाजोविया क्षेत्र में कालमियस नदी के मुहाने पर अज़ोव सागर के उत्तरी तट पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। मारियोपोल ने यूक्रेन के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये उद्योग के साथ साथ उच्च शिक्षा और व्यापार का केंद्र बना हुआ है। यूक्रेन के 2022 रूसी आक्रमण के दौरान शहर को घेर लिया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अज़ोव सागर की बात करें तो ये कर्च जलडमरू मध्य द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है।
अज़ोव सागर के उत्तर और पश्चिम में यूक्रेन है और पूर्व में रूस है। डॉन और कूबन 2 बड़ी नदियां हैं जो इसमें आकर गिरती हैं। अज़ोव सागर विश्व के सबसे छिछले सागरों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जलवायु पंचामृत का भाग नहीं है? ए, वर्ष 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। बी, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना। सी, वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना। या फिर डी, वर्ष 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम 45% की कमी लाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने वर्ष 2021 में ग्लासगो में UNFCCC COP26 में भारत के द्वारा किए गए वादों के अनुरूप वर्ष 2030 तक के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में वृद्धि की है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 को 2021 में ग्लासगो UK में आयोजित किया गया था। इसमें भारत द्वारा 5 जलवायु प्रतिबद्धताओं यानी पंचामृत को दोहराया गया। इसमें शामिल है वर्ष 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम 45% की कमी करना, वर्ष 2030 में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कम से कम 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर आधारित होगा, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना और वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका का चर्चित काटसा कानून निम्न में से किस देश के साथ गहन संबंध स्थापित करने वालों को दंडित करता है? ए, पाकिस्तान, बी, उत्तर कोरिया, सी, इराक या फिर डी, चीन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। CAATSA यानी काटसा कानून 2017 में अमेरिका में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके इसकी सूची में शामिल देशों जैसे रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ गहरे संबंध रखने वाले देशों को दंडित करना है। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि रूसी खुफिया और सैन्य एजेंटों के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले देशों पर कम से कम 5 प्रकार के प्रतिबंध होंगे। साधारण लेन देन पर प्रतिबंधों को आरोपित नहीं किया जाएगा और उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय महत्वपूर्ण लेन देन की व्याख्या के अधीन होते हैं। ये कानून में उल्लिखित विभिन्न छूटों में से एक है, जैसे कि लेन देन से अमेरिकी रणनीतिक हितों को प्रभावित नहीं करना तथा उन गठबंधनों को खतरे में नहीं डालना जिनका वह सदस्य है। चलिए रुख करते हैं आज के 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? ए, बैंक दर, बी, खुला बाजार परिचालन या संक्षिप्त में OMO, सी, बाजार स्थिरीकरण योजना या संक्षिप्त में MSS या फिर डी, सार्वजनिक राजस्व। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति या संक्षिप्त में MPC ने रेपो रेट 4.90% से बढ़ाकर 5.40% कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत RBI को विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए RBI मौद्रिक साधनों के उपयोग करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में शामिल होता है रेपो रेट, इसे पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, सीमांत स्थायी सुविधा संक्षिप्त में MSF, बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR, सांविधिक चल निधि अनुपात यानी SLR, खुला बाजार परिचालन और बाजार स्थिरीकरण योजना। सार्वजनिक राजस्व मौद्रिक नीति का भाग नहीं है, ये राजकोषीय नीति का भाग है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। वहीं गुणात्मक या चयनात्मक उपाय की बात करें तो इसमें शामिल है ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव अरण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए, राजस्थान, बी, उत्तर प्रदेश, सी, छत्तीसगढ़ या फिर डी, उत्तराखंड। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। PCS परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि PCS चैनल पर प्रसारित होता है।